हेलो गाइस, आई एम शुभम शुक्ला। आशा करता हूँ आप सब अपने घरों पे ठीक होंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन लग चुका है और इसीलिए इंटेंसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से मैं शुभम शुक्ला एकेडमी सिटी नाम के यूट्यूब चैनल से आपके लिए अकाउंट्स की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। इट बिलोंग्स टू क्लास 12th। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक कॉल्ड NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या करना है भैया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती कौन सी हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती। इसका मतलब जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उनको हम क्या नाम देते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा भैया, तो भैया अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट का मोटिव नहीं रखती है, उनका मोटिव क्या होगा? सोशल सर्विस, मोस्ट कॉमन आंसर। बट नॉट ऑलवेज सोशल सर्विस। सोशल सर्विस के अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि प्रमोशन ऑफ एनी आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज और प्रमोशन ऑफ एनी प्रोफेशन। प्रोफेशन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें एनपीओस को हम समझा सकते हैं। जैसे कि भैया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भैया किसी प्रोफेशन को हैंडल कर रही हैं, किसी प्रोफेशन को बता रही हैं कि इस प्रोफेशन में किस तरीके से काम होगा। जैसे कि एडवोकेट्स, एडवोकेट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है? इंडिया में एडवोकेट्स का कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए ये डिसाइड करता है, प्लस उन्हें रेगुलेट करता है। क्लियर है? तो एनी एडवोकेट अगर उसको अपनी प्रैक्टिस करनी है तो बार काउंसिल से उसको अपनी मेंबरशिप अप्रूव करवानी पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज एन एनपीओ जो क्या कर रहा है, जो भैया हमारी एडवोकेसी के प्रोफेशन को हैंडल कर रहा है। तो इसलिए एनपीओ की डेफिनेशन जो है वो अपने आप में बहुत वाइड है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, पर उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना, किसी लिटरेचर को प्रमोट करना, किसी प्रोफेशन को प्रमोट करना, किसी स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। येस, सोशल सर्विस इज ऑल्सो देयर। इट मीन्स वट कि भैया सोशल सर्विस इज एन ऑब्जेक्टिव, नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, पर भैया अपने को क्या करना है? अपने को एनपीओ का काम करना है क्या? नहीं भैया, एनपीओ का काम नहीं करना। अपने को एनपीओ की क्या करनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, मुनीमगिरी करनी है। ठीक है, मुनीमगिरी मतलब उसकी अकाउंटिंग करनी है। अच्छा भैया, अकाउंटिंग में तो जनरल एंट्री भी आता है, लेजर पोस्टिंग भी आता है भैया। ट्रायल बैलेंस बनाना भी आता है। हाँ, बैंक रिकल्सिनेशन स्टेटमेंट भी करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करो उनका। नहीं भैया, ये सारा काम तो वो बिल्कुल सेम तरीके से करते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है? डिफरेंसेस कहाँ अराइज होते हैं? भैया डिफरेंसेस अराइज होते हैं जब हम क्या बनाना शुरू करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों भैया? क्योंकि वो लोग भैया एनपीओ है, उनके पास सेल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम नाम का कोई हिसाब किताब उनके पास नहीं होता। क्लियर है? उनके पास सिर्फ एक ही सोर्स है पैसे का, क्या? डोनेशन, सब्सक्रिप्शन। डोनेशन रेगुलर भी हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती है, वो अलग बात है। बट क्या है कि भैया नॉर्मल बिजनेस से ये बहुत अलग है, तो इसलिए इनके जो फाइनेंशियल अकाउंट है दैट इज समरी, वो अलग तरीके से बनेगी। तो अपने को सिर्फ वही सीखना है। ठीक है, तो क्या क्या बनता है भैया एनपीओस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? ये हमने थ्योरी पढ़ लिया, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन ले रहे हैं। क्या बनता है सबसे पहले? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट, एज वी ऑल नो, रिसीट मतलब क्या होता है? जब आप पैसा रिसीव करते हो तो हम उसको क्या नाम देते हैं? रिसीट। और पेमेंट मतलब जब आप कुछ पे करते हो तो उसको क्या हम नाम देते हैं? पेमेंट। तो भैया उन दोनों का एक खाता है जिसको अपन कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। भैया जो बच्चे मेरे साथ नॉर्मली चल रहे हैं उन्होंने ये बनाना सीख लिया है। भैया क्या होता है ये भैया क्या कैश बुक में भी तो यही होता था, है ना? कि भैया हम क्या करते थे, जितना भी कैश आया और जितना भी कैश गया उसको अपन रिकॉर्ड करते थे। ठीक है। अच्छा, कैश अकाउंट में भी यही होता था? हाँ भैया, जितने का कैश आया जितने का कैश गया उसको रिकॉर्ड करते थे। अच्छा, कैश बुक और कैश अकाउंट सेम है क्या? नहीं भैया। चलो, दैट्स नॉट आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बट फिर भी आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या ये कैश बुक या कैश अकाउंट है एनपीओ का? नहीं भैया, वो अपना कैश बुक और कैश अकाउंट बनाते होंगे, बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? एक समराइज्ड कैश अकाउंट है। किसका? फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए। अच्छा, अगला क्या है हमारे पास? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और उससे अगला क्या बनाती है एनपीओ भैया? एज वी ऑल नो, जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली, जिसका टोटल कभी मैच नहीं होता, दैट इज बैलेंस शीट। हो जाता है यार, प्रैक्टिस करने से हो जाता है। चलो, तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है भैया? कभी सुना है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, अमेजोन का सब्सक्रिप्शन है, अमेजोन प्राइम का, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन, है ना? क्या होता है? एक पीरियोडिक पेमेंट होती है। वैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, यूट्यूब, दे आर नॉट एनपीओज,
दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स, दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, बट क्या है, ये अपनी सर्विसेज अवेल करवाने के लिए आपसे क्या लेती हैं, कुछ अमाउंट ऑफ फीस लेती हैं। कैसे भैया, पीरियोडिकली, वो भी कौन सा अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट, तो दैट इज सब्सक्रिप्शन। अच्छा भैया एनपीओज भी लेती हैं, हाँ भैया एनपीओज भी लेती हैं, क्लियर है। हाँ अब बचाओ बच्चा, एनपीओज जो होती हैं वो सब्सक्रिप्शन क्यों लेती हैं और एक फिक्स अमाउंट रेगुलर पीरियड पे, आपका स्कूल एग्जाम्पल के लिए वो एक एनपीओ है, हाँ जी भैया है। क्या करता है वो, रेगुलर बेसिस पे आपसे क्या लेता है, फीस लेता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो। प्राइवेट स्कूल से कैसे लिया जाता है भैया, मंथली फीस ली जाती है और वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 4,000 5,000 6,000 वट एवर द नॉमिनल अमाउंट, जो भी नॉमिनल अमाउंट होता है वो लिया जाता है, ठीक है। और भैया गवर्नमेंट स्कूल से कैसे ली जाती है भैया, क्वार्टरली फीस ली जाती है। क्वार्टरली का मतलब क्या है कि भैया नॉट ऑन मंथली बेसिस, हर 3 महीने में एक फ़ीस उन्हें पे करनी होती है। तो भैया ऐसे कौन से एनपीओज हैं, एनपीओज कौन से हैं जो भैया प्रॉफिट अर्न करते हैं, स्कूल के अलावा कोई एग्जांपल दे दो आप हमें, क्लियर है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया जब काम ही डोनेशन है, आर्ट कल्चर वगैरह, तो क्यों पैसा लेना। तो भैया बेसिकली एनपीओज बहुत ही वाइड डेफिनेशन, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, तो बहुत सारी एनपीओज इंडिया के अंदर ऐसी हैं जिनको हम क्लब या जिम खानास के नाम से जानते हैं, जो अंग्रेज़ों के समय की बनाई गई हैं। इनका मोटिव क्या था भैया, अंग्रेज़ों ने डिसाइड बनाया था, इसे क्यों बनाया था, ताकि जो उस समय के रिच क्लास के लोग हैं, जो फर्स्ट क्लास सोसाइटी के लोग हैं, वो क्या कर सके, अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें, सोसाइटी में बैठ के अपने वीकेंड्स, छुट्टियाँ और अपनी लाइफ को सही तरीके से बिता सकें। तो इसलिए भैया बहुत सारे क्लब्स बड़े बड़े और जिम खानाज बनाए गए थे। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पे, चलो देखते हैं। ये दिख रहा है आपको सामने, दिल्ली जिम खाना क्लब, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। चलो आ जाओ, हम इनके बारे में अबाउट अस पे क्लिक करते हैं, अगर ये नेट सही से चला तो अबाउट द क्लब, तो अबाउट द क्लब के बारे में देखते हैं इधर। तो क्या है भैया, ये फ़ोटोज़ देख रहे हो आप, इस क्लब के अंदर सब कुछ है, सब कुछ क्लियर है। स्कूल से लेके, मतलब स्कूल नहीं सॉरी, मतलब रेस्टोरेंट से लेके स्विमिंग पूल। द दिल्ली जिम खाना इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब्स इन इंडिया। इट मूव्ड इट्स प्रेजेंट लोकेशन ऑन 3 जुलाई 1913। कब भैया, 3 जुलाई 1913। अंग्रेज कब छोड़ के गए थे अपन लोगों को, कुछ याद है। हाँ भैया 1947, 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज छोड़ के गए थे। और ये जिम खाना आप देख रहे हो कब का है, 1913, उससे भी बहुत पहले का है ना। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 द वर्ड इम्पीरियल वॉज ड्रॉप्ड। और उस समय क्या, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इम्पीरियल शब्द हटा दिया गया और क्या रह गया, ये दिल्ली जिम खाना क्लब, ठीक है। चलो आ जाओ, इसमें मेंबर बनने के लिए कितने पैसे पे करने पड़ते हैं एज एन एडमिशन, ये देखते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी, ओके, कितना पे करना है आपको, है नहीं पता चल रहा, चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मेंबर्स, मेंबरशिप, दैट इज़ एलिजिबिलिटी, हाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे एक अमाउंट दिख रहा होगा आपको, 1,50,000 एंड 7,50,000। 1,50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो ग्रेड 1 ऑफिसर्स हैं, और 7,50,000 किसके लिए है भैया, नॉर्मल आम आदमी के लिए, नॉन गवर्नमेंट जो लोग हैं उनके लिए। 21 साल की एज होनी ज़रूरी है। तो ये क्लब कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है भैया, आप रेस्टोरेंट देख लो, ठीक है, आप स्विमिंग पूल्स, और इनकी ब्रांचेस भी हैं, ठीक है, जगह जगह पर। इनके साथ और भी बहुत सारे क्लब्स जुड़े हुए हैं जहाँ पे आप जाके फैसिलिटीज़ एंजॉय कर सकते हो जस्ट बाय योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो समझ में आ रहा है सब्सक्रिप्शन का हिसाब किताब। अच्छा भैया सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए क्या इन लोगों ने कुछ सिस्टम दे रखा है आपको कि भैया रेगुलरली सब्सक्रिप्शन पे कर लो, हैं। अच्छा एक मिनट, ओके, ये मेरा हो गया फ़ोन हैंग, तो चलो छोड़ो जाने दो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, एक बार यार ट्राई कर लें। हाँ पेमेंट मेथड दिख रहा है, पेमेंट मेथड पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने मेथड्स भी दे रखे हैं ताकि आप क्या करो, हमें पैसा पहुँचा दो, क्लियर है। तो दैट इज़ माई सब्सक्रिप्शन, क्लियर। तो बड़े बड़े क्लब्स आपको पता चल गया, ये सारे क्या हैं, एनपीओज हैं। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए बने हैं क्या, नहीं भैया, प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहते, हो जाता है वो अलग बात है, ठीक है, हो जाता है वो अलग बात है, बट इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इनका मोटिव क्या है कि भैया अपने मेंबर्स का बेनिफिट करना। अच्छा भैया एनपीओज को प्रॉफिट होता है क्या, हाँ भैया होता है, क्यों, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, इसीलिए तो हम क्या बना रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट,
इसीलिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं। अच्छा भैया, एनपीओ में क्या जो प्रॉफिट हुआ है वो मेंबर्स अपने घर ले जा सकते हैं? नहीं, यही डिफरेंस है कि भैया एनपीओज के अंदर अगर प्रॉफिट हुआ है तो मेंबर्स उस प्रॉफिट को अपने घर एज अ डिविडेंड या एज अ पार्ट ऑफ शेयर प्रॉफिट नहीं ले जा सकते। बट ऑन द अदर हैंड, अगर कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है तो वहाँ पे डिविडेंड बांटा जाता है। हाँ भैया, कंपनीज डिविडेंड बांटती हैं। क्लियर है भैया? पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का शेयर लेते हैं। हाँ, आगे पढ़ेंगे हम। और भैया, और भी भैया क्या है, बहुत सारा अमाउंट जो है वो लोग घर ले जा सकते हैं। लेकिन एनपीओस के केस में चाहे प्रॉफिट कितना भी हो, आपको दोबारा उस पैसे को कहाँ लगा देना है? उसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में लगा देना है। इसका मतलब आपका स्कूल अगर प्रॉफिट कमाएगा तो लीगली, आई एम सेइंग लीगली, क्या वो उस पैसे को अपने घर ले जा सकता है? जो स्कूल के ओनर हैं या स्कूल के मैनेजर हैं, नहीं भैया, उनका क्या करना पड़ेगा? उन्हें उस पैसे को दोबारा वहीं इंसर्ट करना पड़ेगा। चलो आ जाओ। तो भैया सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन इज द पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक पेमेंट मतलब समय के साथ जो पे किया जाता है। रिसीव्ड बाय एनपीओ, कौन रिसीव करता है? एनपीओ। फ्रॉम मेंबर्स, किससे? मेंबर्स से। ठीक है, मेंबर्स पे करते हैं। इसका मतलब मेंबर्स के लिए खर्चा हो गया भैया, एनपीओस के लिए इनकम हो गई भैया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ऑन द रेगुलर बेसिस, और भैया ये पेमेंट कैसे होती है? रेगुलर बेसिस पे। अब रेगुलर बेसिस पे अगर हो रही है तो कितने तरीके हैं पेमेंट के? या तो मंथली हो सकती है। मंथली मतलब भैया हर महीने में पेमेंट। टोटल कितनी पेमेंट होगी एक साल में? 12 पेमेंट। जैसे कि आपके स्कूल की फ़ीस, बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, सॉरी प्राइवेट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल के बच्चों की फ़ीस कैसे जाती है भैया? मंथली जाती है। ठीक है, अगला हमारा क्या है? क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब हर तीसरे महीने में। ठीक है, कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में? 3, 4, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर नहीं, 4 महीने का एक क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर। बच्चे कंफ्यूज। चलो आ जाओ भैया, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब ही होता है क्या? 1/4। क्लियर है? तो 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं हमारे? 3 महीने। तो इसका मतलब टोटल पेमेंट कितनी होगी? 4 पेमेंट होगी। और हर पेमेंट के बीच में गैप कितना होगा? 3 महीने का होगा। क्लियर है? चलो अगला तरीका क्या हो सकता है? सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली। सेमी एनुअली मतलब आधे साल पे, हाफ ईयरली इसमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी होती है हमारी? 2। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है? एनुअल सब्सक्रिप्शन, जिसमें नंबर ऑफ पेमेंट कितनी होती है भैया? 1। पूरे साल में 1 पेमेंट करनी है बस। क्लियर है? बोलो, पॉइंट क्लियर है? तो दैट इज़ माई बेसिक ऑफ सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन एक फिक्स अमाउंट कौन चार्ज करता है भैया? एनपीओ। किसके? किससे? मेंबर्स से। कैसे? रेगुलर बेसिस पे। भैया वो रेगुलर बेसिस कैसा हो सकता है भैया? मंथली भी हो सकता है भैया, क्वार्टरली भी हो सकता है भैया, सेमी एनुअली भी हो सकता है भैया, एनुअली भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? डिपेंड्स कि वो एनपीओ किस तरीके से पैसा चार्ज करना चाहती है। चलो अब भैया सब्सक्रिप्शन एक बार समझने से पहले हमें 2 चीज़ें और समझना पड़ेगा। और वो क्या क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? जल्दी से बता दो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? आओ। क्या वीडियो कुछ ब्लर सी हो रही है? हाँ, अब आ जाओ। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कोई भी ट्रांजेक्शन को आप कब रिकॉर्ड करोगे? जब वो ड्यू हो गई है। जब वो क्या हो गई है भैया? ड्यू हो गई है ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्या भैया उस ट्रांजेक्शन के कैश पेमेंट से मतलब है क्या? नहीं। फॉर एग्जांपल, आप किसी किराए के मकान में रहते हो, 10 तारीख को आपका महीना पूरा हुआ। ठीक है, या फिर आपने कोई गोडाउन ले रखा है किराए पे, 10 तारीख को आपका महीना पूरा हुआ, 10 तारीख को आपको रेंट देना है। किसी कारणवश आप वो रेंट नहीं दे पाए, तो आप क्या करते हो भैया? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक एंट्री पास करते हो। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंडर एक एंट्री पास करते हो, जिस एंट्री को आप क्या नाम देते हो? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट को आपने क्यों डेबिट किया? क्योंकि रेंट नाम का एक एक्सपेंडिचर खड़ा हो गया है, ड्यू हो चुका है। और रेंट आउटस्टैंडिंग को क्यों क्रेडिट करते हो भैया? क्योंकि वो चीज़ अब आपकी एक लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं करी। अच्छा, पेमेंट कर दी होती तो क्या एंट्री होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी सिंपल। ठीक है, हाँ जी। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अच्छा, 2 तरीके की बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है हमारे पास। एक अकाउंटिंग कौन सी है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, मतलब इसको कोई मतलब नहीं होता है
क्या पैसा ड्यू है, क्या एडवांस है, क्या क्या है, क्या क्या है, बस कैश के ट्रांजैक्शन को, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। बहुत ही सीधा सा हिसाब है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट याद करो तो भैया वो भी इसी हिसाब से बनता होगा, अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड और अमाउंट विच इज़ पेड। इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट किसको फॉलो करता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। आई यू क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास क्या है, एक्रूअल। अच्छा एक्रूअल हम अभी पढ़ के आ चुके हैं। हाँ भैया अभी अभी हमने पढ़ा कि भैया आप वो एंट्री बताओ जो होनी चाहिए, ना कि वो एंट्री जिसमें भैया कैश आया या कैश गया। क्लियर है? तो इसके अंडर कौन सा खाता बनाया जाता है, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर है? तो भैया अब सब्सक्रिप्शन में क्या समस्या है ये बताओ भैया। आपने ये राम कथा क्यों सुना दी एक्रूअल कॉन्सेप्ट की, तो भैया व्हाट इज़ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है हमारी, प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम देखते हैं पहले क्या है कि सर जी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन हो, गिवन है, सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है वो गिवन है। ठीक है, कैसे गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन किया जाता है कि पूरे साल आपने कितने का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। ठीक है, क्लियर। और भैया आपको निकालना क्या होता है, सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड। क्या निकालना होता है, सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड, मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो मिलना चाहिए, वो सब्सक्रिप्शन जो मिलना चाहिए। क्लियर है? तो अब भैया समस्या आ गई समझ में कि भैया आपको गिवन क्या होता है, वो सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला है और वो सब्सक्रिप्शन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको निकालना है। क्लियर है? अब भैया होता क्या है कि ये दोनों ही अमाउंट बराबर नहीं होते। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज़ नॉट इक्वल टू सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड। वो सब्सक्रिप्शन जो मुझे मिला है, वो सब्सक्रिप्शन जो मुझे मिला है जो कि कहाँ पोस्ट हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो वो सब्सक्रिप्शन भैया जो मुझे मिलना चाहिए जो कि कहाँ पोस्ट होना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो दोनों बराबर नहीं होता। बराबर क्यों नहीं होता आप ही बताओ। तो भैया जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है, रिसीव हुआ है, उसमें कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा होगा जो पिछले साल को बिलोंग करता होगा। बहुत सीधा सा हिसाब है कि भैया कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पिछले साल का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया होगा, वो इस साल दे रहे होंगे, तो भैया पिछले साल का कुछ सब्सक्रिप्शन मिला होगा। पर क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिकॉर्ड नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, बोलेगा हाँ मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि भैया वो बोलेगा बहुत सीधा सा हिसाब है, मेरे पास कैश आया, मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। क्लियर है? कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा होगा जो करंट ईयर का मिलेगा, मतलब सेम ईयर का सेम ईयर में मिल जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा भी होगा जो नेक्स्ट ईयर का इसी साल मिल गया है, इट मीन्स एडवांस। तो क्या वो इस साल मिलना चाहिए, नहीं भैया वो इस साल मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, पर वो मिल गया है। इसका मतलब कभी भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड, वो सब्सक्रिप्शन जो एक्चुअली मिला है और वो सब्सक्रिप्शन जो मिलना चाहिए, वो कभी भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। और भैया बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, उधार भी कर देते हैं। उधार कैसे कर देते हैं, कहते हैं भैया आज सब्सक्रिप्शन नहीं है, कल आना। आप कल जाओगे तो फिर बोलेंगे परसों आना, फिर तरसों आना, मतलब उनका कल कभी आता ही नहीं है, जल्दी से उधार रह जाता है भैया, है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रूड सब्सक्रिप्शन। एक्रूड सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, एक्रूड इनकम पढ़ा था हमने क्लास 11th में, इनकम ड्यू अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब वो इनकम जो भैया ड्यू तो हो गई है, मिल तो जानी चाहिए थी, लेकिन मिली नहीं है, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए हैं अभी। ठीक है, तो हम उसको क्या मानते हैं, एक्रूड इनकम, वो इनकम जो ड्यू है बट रिसीव नहीं है। अच्छा भैया सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन भी तो इनकम है, किसके लिए, एनपीओ के लिए। आई यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गया। अच्छा भैया ये जितने भी आपके स्लाइड्स हैं, मतलब जो भी ये नोटेड डाउन चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, इन सब की आपको क्या मिल जाएगी, एक पीडीएफ बनी बनाई मिल जाएगी, सो डोंट यू वरी। और अगर नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसी जिसकी इच्छा आप वैसे ही चल सकते हो। तो चलो भैया हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए
आगे काम करते हैं अपना। तो सब्सक्रिप्शन, 3 तरीके के लोग हैं हमारे पास, 3 तरीके के लोग हैं। ये देखो, जो अच्छे लोग हैं खुश हैं बेचारे, ठीक है, क्लियर, अच्छे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं भैया, खुश हैं बिल्कुल। पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बिफोर इट्स ड्यू, भैया जब सब्सक्रिप्शन ड्यू हो रही है उससे पहले ही क्या कर दे रहे हैं, पेमेंट करके दे रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अच्छे लोग। पेमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन, पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बिफोर इट्स ड्यू, दैट मीन्स एडवांस पेमेंट है क्या, बताओ, एडवांस में दे दिया पैसा, हाँ भैया बिल्कुल एडवांस में दे दिया। तो लाइबिलिटी है किसके लिए, लाइबिलिटी फॉर एनपीओ, एनपीओ के लिए क्या है, ये एक लाइबिलिटी है, क्योंकि पैसा एडवांस में मिल गया। हमने यही पढ़ा है ना भैया कि अगर पैसा एडवांस में मिल गया तो हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाता है। अब कुछ लोग हैं जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब बहुत अच्छे भी नहीं है और बहुत बुरे भी नहीं है, इनडिफरेंट लोग हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं भैया, पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन टाइम, वो लोग सब्सक्रिप्शन समय पे जमा कराते हैं, मतलब जिस दिन उन्हें जमा कराना होता है वो लोग उसी दिन जमा करा देते हैं, ना उससे पहले और ना उसके बाद में, ठीक है, क्लियर है। तो पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन टाइम, दैट इज़ व्हेन ड्यू, जब सब्सक्रिप्शन ड्यू है तभी पेमेंट कर देंगे। सॉरी, थोड़ी खांसी हो रही है यार, आ जाओ। व्हेन ड्यू इमीडिएटली पेड, ठीक है, जब भी ड्यू होगा तुरंत पे करेंगे वो लोग, कोई डिले नहीं, ठीक है। ये लोग भैया सबसे सही हैं, कोई टेंशन नहीं देते ये लोग हमें, ठीक है। और ये लोग भी ठीक है, कैसे भैया ये लोग पैसा पहले ही दे देते हैं, एनपीओ बढ़िया फ़ायदे में मज़े में चल रही है, टेंशन फ्री एकदम। अब कुछ लोग हैं भैया जो एनपीओ को टेंशन देते हैं, बुरे लोग, ठीक है, बेचारे दुखी भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है, बैड पर्सन्स, ठीक है, जो भैया पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आफ्टर ड्यू डेट, सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं ये लोग, तो भैया ये क्या होता है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, क्या होता है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अर्नड बाय एनपीओ, एनपीओ ने कमा लिया, बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव नहीं हुआ, क्यों रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने दिया ही नहीं। बोलो पॉइंट क्लियर है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ना आपको ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आउटस्टैंडिंग के नाम से भी गिवन होता है, ऐसा क्यों है भैया, जब आप इस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एनपीओ के लिए इनकम, इस इंसान के लिए खर्चा, अगर ये इंसान पे नहीं करेगा तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। बोलो पॉइंट क्लियर है। तो कई बार क्या है एग्जाम में या फिर क्वेश्चंस में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से भी दे दिया जाता है, और इसका भी एक नाम है क्या, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ऑलरेडी जो प्री मतलब पहले, पेड समय से पहले पे कर दिया सब्सक्रिप्शन, क्लियर है। तो ये क्या है भैया, लाइबिलिटी फॉर एनपीओ, ये इनकम है जो भैया ऑन टाइम मिल गई है, इसमें कोई भी असेट लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन बनता ही नहीं है, और इसमें ये क्या है, असेट फॉर एनपीओ, ठीक है। अगला डिस्कशन हमारा किसके ऊपर है भैया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के ऊपर। तो चलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट करने से पहले एक बार लेट्स गेट बैक टू 11th क्लास। अच्छा फेल नहीं हुए यार, रुक जाओ, पास हो गए सारे, ठीक है। हाँ, जस्ट रिमाइंड करना है हमें असेट अकाउंट को। तो असेट अकाउंट का कैसा बैलेंस होता है भैया, हमने क्या पढ़ा है असेट अकाउंट के बारे में, कि असेट अकाउंट का कैसा बैलेंस होता है, असेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होने का क्या मतलब है कि अगर असेट अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेज आपको गिवन होंगे तो आप वो किस तरीके से पोस्ट करोगे, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी। अच्छा भैया एक बात बताओ कि ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट साइड आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस तो क्रेडिट साइड आ रहा है, तो ये डेबिट बैलेंस कैसे है। तो भैया आपने पढ़ा था कि ओपनिंग बैलेंस जो है ना वो सीधा साधा इंसान है, जैसा दिखता है वैसा ही होता है, क्लियर है, जिस साइड अपीयर होगा वैसा ही बैलेंस होगा। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस जो है ना वो बहरूपिया है, बहरूपिया मतलब जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, उल्टा उसका अपोजिट है। दैट मीन्स अगर भैया क्लोजिंग बैलेंस अपीयर होता है किस साइड, क्रेडिट साइड, तो वो कैसा बैलेंस है, तो वो डेबिट बैलेंस है। अगर क्लोजिंग बैलेंस अपीयर होता है किस साइड, डेबिट साइड, तो वो कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब अपोजिट। ओपनिंग बैलेंस के लिए सीन सेम है कि भैया डेबिट साइड है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट बैलेंस, क्लियर है। चलो अब भैया एक बार दोबारा और रिमाइंड कर ले एक चीज़ और, क्या, लाइबिलिटी का बैलेंस, लाइबिलिटी बैलेंस। तो लाइबिलिटी भैया
कब क्रेडिट होती है और कब डेबिट होती है। लाइबिलिटी डिक्रीज होने पर डेबिट होती है और इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है। और लाइबिलिटी का बैलेंस भी कैसा होता है भैया, क्रेडिट बैलेंस होता है। इट मीन्स अगर लाइबिलिटी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन हो तो आप उसको कैसे पोस्ट करोगे, बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस CD। बोलो कोई समस्या, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। आगे बढ़े, कोई समस्या तो बताओ। चलो अच्छा, अब एक मुझे बात बताओ कि भैया असेट और लाइबिलिटी अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरा लेजर कैसा सा बनेगा। चलो आ जाओ, 1 मिनट हम यहाँ से आगे एक बार ज़रा सा नोटिंग करेंगे। चलो तो भैया मुझे बताना, मेरे साथ चलना बिल्कुल। तो कोई एक लेजर है जिसमें मैं असेट बैलेंसेस प्लस लाइबिलिटी बैलेंसेस साइमल्टेनियसली लिख रहा हूँ। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब होता है, एक साथ। क्लियर है। तो आ जाओ। अभी भैया इस लेजर का क्या नाम दूँ, देखते हैं, आराम से नाम देंगे, आएगा समय उसका भी। ठीक है, अभी तो लेजर बन रहा है, जन्म ले रहा है। तो असेट का बैलेंस है क्या, टू बैलेंस BD ओपनिंग, और वो भी किसका भैया, असेट। क्लोजिंग क्या होगा, बाय बैलेंस CD। क्या नाम दूँ इसे, क्लोजिंग असेट। चलो इसी अकाउंट में मुझे लाइबिलिटी के भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस पोस्ट करने हैं, तो जल्दी से बता दो। बाय बैलेंस BD ओपनिंग लाइबिलिटी, ठीक है, एंड टू बैलेंस CD क्लोजिंग लाइबिलिटी। कोई समस्या नहीं है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आप मुझे एक बात बताओ, आपने ये दोनों खातों को एक में जोड़ के क्यों लिखा है। तो आ जाओ एक बार फिर से हम मूव करते हैं अपने किसके ऊपर, अच्छे बुरे लोगों वाले डायग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, देखो जल्दी से नज़र मारो तो भैया, सब्सक्रिप्शन के केस में ना कुछ लोग हमारी एसेट हैं। क्यों, क्योंकि वो भैया सब्सक्रिप्शन समय से पे नहीं कर रहे, वो समय निकल जाने के बाद पे कर रहे हैं, वो बैड लोग हैं, तो वो हमारी क्या है, असेट हैं। और कुछ लोग हमारी लाइबिलिटी हैं। क्यों लाइबिलिटी हैं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन समय से पहले पे कर दे रहे हैं। बोलो कोई समस्या नहीं है भैया, वो सब्सक्रिप्शन समय से पहले ही पे कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊंगा, अगर मैं कोई सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें ये अच्छे लोग भी आएंगे और ये बुरे लोग भी आएंगे। ठीक है, तो भैया ये जो लोग हमारी असेट हैं ये कौन है, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने समय से अपना सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया। क्लियर है। ठीक है, जो ये डेबिट बैलेंस है आपका, टू बैलेंस BD एंड बाय बैलेंस CD। और उसके बाद भैया ये जिन लोगों ने भैया आपने को क्या पे कर रखा है, एडवांस। क्या पे कर रखा है, सॉरी, क्या पे कर रखा है भैया हम लोगों को, इन्होंने भैया इन्होंने पे कर रखा है हमें एडवांस। तो एडवांस जो है वो क्या है, लाइबिलिटी है। एडवांस जो है वो क्या है, लाइबिलिटी है। अब भैया साल के शुरुआत में भी कुछ एडवांस होगा, साल के अंत में भी कुछ एडवांस होगा। साल के शुरुआत में भी कुछ लोगों से पैसा लेना होगा सब्सक्रिप्शन के नाम का, साल के अंत में भी लेना होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब मुझे एक जर्नल एंट्री बताओ, मुझे एक जर्नल एंट्री बताओ। किस चीज़ की जर्नल एंट्री भैया, व्हेन सब्सक्रिप्शन
इज़ रिसीव्ड। जब सब्सक्रिप्शन रिसीव किया जाता है तो क्या जर्नल एंट्री होती है उसकी, जल्दी से बताना मुझे, जल्दी से बता दोगे तो भैया इनाम सा मिल जाएगा कुछ। क्या इनाम मिलेगा पता नहीं, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। क्या एंट्री होगी भैया? पैसा मिलेगा, एनपीओ को मिलेगा तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हमने क्या करा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को डेबिट करा, किस नाम से? बाय और टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलो अब मुझे एक बात बताओ, इसकी ना लेजर पोस्टिंग क्या होगी? इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होगी? इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कौन से खाते में? सब्सक्रिप्शन में। रिसीट एंड पेमेंट में तो आपको पता है डेबिट साइड जाता है, सब्सक्रिप्शन में किस साइड जाएगा? चलो चर्चा करें। तो भैया इस जर्नल एंट्री में सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है? सब्सक्रिप्शन इज क्रेडिटेड। सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड पे है ना, किस नाम से? बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बोलो कोई समस्या? कोई समस्या किसी को? नहीं है भैया। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चलो तो अब क्या करना है अपने को? इधर आना है। अब जब आप इस अकाउंट को बैलेंस करोगे ना तो ये क्या है? जो सब्सक्रिप्शन एक्चुअल में मिला है, तो यहाँ आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो सब्सक्रिप्शन, ये मेरा क्या रहने वाला है? बैलेंसिंग फिगर। और जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना चाहिए, बोलो कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो ऐसे मेरा क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूरा हो गया। क्लियर है? समझ आ गया? तो भैया अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने जिसका एग्जांपल लिया था उसी का एग्जांपल ले लेते हैं एज इट इज़। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं। दिल्ली जिमखाना हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेज रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन। क्या है? सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड क्या है? 31/3/2020 और 31/3/2021। भैया ये मेरे लिए क्या होगा? ओपनिंग। और ये मेरे लिए क्या होगा? क्लोजिंग। पीरियड मेरा क्या होगा भैया? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 का अगला ही दिन तो होता है 1 अप्रैल 2020। कोई समस्या नहीं है। चलो, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, वो सब्सक्रिप्शन जो ड्यू तो हो गया, जिसका समय तो आ गया लेने का, पर वो रिसीव नहीं हुआ। साल के शुरुआत में वो कितना था? 5,000। साल के अंत में वो कितना है? 8,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो सब्सक्रिप्शन जो समय से पहले ही मिल गया हमें। साल के शुरुआत में कितना है? 10,000। साल के अंत में कितना है? 20,000। ये मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये मेरे लिए क्या है? असेट। क्यों? क्योंकि ये पैसा मुझे लेना है। क्लियर है? चलो नीचे पढ़ते हैं। एनपीओ रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में एनपीओ ने रिसीव किया एन अमाउंट ऑफ 80,000। कितना? 80,000 रुपये रिसीव कर लिया। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है? जो अमाउंट मिला है ये बता दिया हमें। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन टू बी पोस्टेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो सब्सक्रिप्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करना है, या फिर इन एक्चुअल जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना चाहिए, मुझे वो निकालना है भैया। कोई समस्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? मुझे क्या दे रखा है? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस। कौन कौन से भैया? वो सब्सक्रिप्शन जो मुझे समय के पहले मिल गया, और वो सब्सक्रिप्शन जो समय बाद के बाद भी, समय निकलने के बाद भी नहीं मिला, मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है? और मुझे क्या दे दिया गया? वो सब्सक्रिप्शन जो पूरे साल के दौरान मिला। इससे मतलब नहीं है कि वो कौन से पीरियड से था, पिछले साल का भी, इस साल का भी, अगले साल का भी, किसी भी साल का, बस वो सब्सक्रिप्शन मिला है, पैसे आए हैं सब्सक्रिप्शन के नाम से। कितने रुपए?
80,000 रुपये। बोलो पॉइंट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है बच्चा, देखते हैं सॉल्यूशन। ये है हमारे पास क्या, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्लियर है। तो अगली वीडियो से क्वेश्चन साथ के साथ होंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरर हो गया था जिसकी वजह से दोबारा बनानी पड़ रही है। चलो जाने दो, आ जाओ। टू बैलेंस BD। भैया वो सब्सक्रिप्शन जो साल के शुरुआत में लेना था वो कितना था मेरे पास, 5,000। ये मेरे लिए क्या है, असेट है। तो इनकी पोस्टिंग कैसे होगी, असेट की तरह, डेबिट बैलेंसेस। क्लियर है। तो ये क्या है भैया, ये है मेरा डेबिट साइड। क्लियर है। टू बैलेंस BD, ओपनिंग ड्यू कितना था, 5,000। 5,000, कोई समस्या नहीं। चलो क्लोजिंग बैलेंस भी, बाय बैलेंस CD, साल के अंत में कितना लेना था मुझे, 8,000। कितना लेना था, 8,000। क्लियर है। तो बाय बैलेंस CD। अब भैया जो मुझे एडवांस में मिल गया था वो मेरे लिए क्या थी, लाइबिलिटी। तो उसकी पोस्टिंग कैसे होगी, लाइबिलिटी की तरह। तो बाय बैलेंस BD, लाइबिलिटी। ठीक है। और टू बैलेंस CD, लाइबिलिटी। ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी। नाउ चलो मुझे जर्नल एंट्री बताओ, जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिला पूरे साल उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में किस नाम से, बाय रिसीट एंड पेमेंट। कितना, 80,000 रुपये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा भैया, वो सब्सक्रिप्शन जो मुझे मिलना चाहिए, दैट इज टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना है भैया, 73,000। चलो एक क्वेश्चन और है भैया इसके बाद, बोल क्लियर है बच्चा। चलो आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्वेश्चन भैया आप देख रहे हो, मैं वीडियो को पॉज नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि भैया मेरी ड्यूरेशन ख़त्म होगी। बट हाँ, आपको क्या करना है, इसमें पॉज करके एंड देन करना है क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर मैच करना है। चलो आ जाओ। तो पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। ये जो क्वेश्चन है भैया, सब्सक्रिप्शन बहुत ही इजी था, अभी पिछले क्वेश्चन में हम करके बढ़े। हाँ, बट सब्सक्रिप्शन में बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं, क्योंकि उनकी अकाउंटिंग वीक है, नहीं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं बेसिकली। ठीक है। तो हम NPO में सारे केसेस करेंगे, और बच्चे कहाँ गलती करते हैं ये भी मैं बताऊँगा आपको साथ के साथ। तो चलो आ जाओ, क्या क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द बैलेंसेज ऑफ ए NPO। ठीक है, रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, बैलेंसेस गिवन है आपको किससे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड। ओपनिंग ड्यू साल के शुरुआत में एज एट 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2020 को आपको कितना पैसा लेना था, 40,000। किस नाम से, सब्सक्रिप्शन के नाम से। क्लियर है। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज एट 1 अप्रैल 2021, साल के अंत में आपको कितना पैसा लेना था, 50,000। किस नाम से, सब्सक्रिप्शन के नाम से। इसका मतलब ये आपके लिए क्या है, दोनों ही, ये आपके लिए क्या है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, नहीं, असेट। ये आपके लिए क्या है, असेट है। क्यों, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। कोई समस्या नहीं है भैया। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस, एडवांस भैया, ओपनिंग और क्लोजिंग, जोर से बोलो, ये क्या है, लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी मिल गया, जबकि अभी मिलना नहीं चाहिए था, अभी इसका समय नहीं आया था। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ है, 5,40,000। अच्छा, इस अमाउंट का ना हमें बाइफरकेशन गिवन है। बाइफरकेशन मतलब पार्ट गिवन है। 2019-20 से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 30,000। 2020-21 से रिलेटेड कितना मिला है, 5,00,000। और 2021-22 मतलब कि अगले साल से रिलेटेड कितना मिला है, 10,000। अच्छा गौर करो, तो यही मेरा क्लोजिंग एडवांस है। हाँ भैया, यही मेरा क्लोजिंग एडवांस भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, अपना सब्सक्रिप्शन का बैलेंस पोस्ट किया, टू बैलेंस BD, साल के शुरुआत में जो पैसे मुझे लेने थे, कितने लेने थे भैया, 40,000। कोई समस्या नहीं है। इसके बाद बाय बैलेंस CD, इस पर अपन डिस्कशन करेंगे अभी बाद में, रुक जाओ थोड़ी देर। ठीक है। इसके बाद मैंने एडवांसेस पोस्ट किए, वो मेरी लाइबिलिटी थी, तो लाइबिलिटी की तरह पोस्ट होगी। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस किस साइड है, डेबिट साइड पर। कैसा बैलेंस है, क्लोजिंग, तो क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है। बाय बैलेंस BD 20,000, टू बैलेंस CD 10,000। बोलो पॉइंट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो भैया अब हम पोस्ट कर रहे हैं बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चलो 2019-20, 2020-21 और 2021-22, 30,000, 5,00,000 और 10,000। टोटल कितना मिला, 5,40,000। क्लियर है।
चलो बाय बैलेंस CD में मुझे बताओ मैं क्या अमाउंट डालूँ, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मामला। साल के अंत पे मुझे कितना लेना है, 50,000 रुपये लेना है। तो चुपचाप आंख बंद करके कितना डाल दूँ, 50,000। अच्छा, अब यहाँ पे ना कई बच्चे सवाल उठाएंगे। क्या सवाल उठाएंगे कि भैया पिछले साल का मुझे लेना कितना था, 40। कितना लेना था, 40। मुझे मिला कितना है, 30,000, है ना। तो पिछले साल का भी तो 10,000 लेना है, तो उसको भी तो जोड़ो यहाँ पे। क्या मैं उसको जोड़ूं या ना जोड़ूं, मेरा सवाल। चलो सोच लिया मन में आंसर एक। चलो आगे बढ़े, मैं खुद बताऊं आपको। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। साल के अंत पे जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीवेबल है, और वो भी किस डेट पे, एज एट, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये भैया टोटल है। इसमें ये 10,000 पहले से ही जुड़े होंगे। क्लियर है, ये जो 10,000 है, 40,000 लेने थे, 30,000 ही मिले पिछले साल के, ये पहले से ही 10,000 इसमें जुड़ा होगा। क्यों, क्योंकि क्या गिवन है, एज एट, इस पर्टिकुलर डेट पे टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीवेबल है। अब वो किसी भी ईयर का है, सारा टोटल। क्लियर है, समझ में आया। हाँ, किन्हीं कई केसों में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो केस आगे आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली। क्लियर है, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 50,000। चलो एक बात बताओ, 2019-20 और 2020-21, 19-20 से रिलेटेड कितना होगा, 10,000। क्योंकि हम देख पा रहे हैं 40,000 लेना था, 30,000 ही मिला है। ठीक है, तो भैया 20-21 से रिलेटेड कितना होगा, 50,000 में से 10,000 गए तो कितना बचा, 40। मतलब करंट पीरियड में भी कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया मांगने के बावजूद, 40,000। बोलो समस्या नहीं है भैया। चलो अब इसको बैलेंस करना है खाते को, तो कितना हो जाएगा ये, 5,40,000 प्लस 50,000, 5,90,000 प्लस 20,000, 6,10,000। इस साइड भी क्या लिख दूँ, 6,10,000। इन दोनों साइड, दोनों का टोटल क्या बनता है, 50,000। तो यहाँ पे कुछ आएगा, हाँ भैया आएगा। क्या आएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन जो मिलना चाहिए, सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड, वो सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होना चाहिए था। और ये क्या है हमारे लिए, बैलेंसिंग फिगर है। ये आंसर है हमारा, इन शॉर्ट कह सकते हो आप। तो 6,10,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से बता दो, कितना आ जाएगा, 5,60,000। क्लियर है, बोलो पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो भैया इसके बेसिस पे आप अपने सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो भी आपको कल सुबह तक देखने को मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अभी एक वीडियो और डलेगी, क्लियर है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, करीब करीब आधे घंटे की एक वीडियो होगी। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी बुक के जो कि TS गरेवाल, उसके हम क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो आज के लिए इतना ही, ओके टाटा बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्या, हमारा चैनल एकेडमी सिटी। ओके, गुड बाय।